नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल ऑफ कोर्स अमेरिका और यूके के मार्केट्स बंद थे, लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर अपने आप को हरे निशान में टिकाए हुए 16-17 अंकों की स्ट्रेंथ बरकरार है। डाउ फ्यूचर्स 55 अंक मजबूत है और तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ हमने नैस्डैक फ्यूचर्स में भी देखी है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो काफ़ी समय की अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद निके आज 90-92 अंक नीचे खुला है और बाकी जितने भी मार्केट्स खुल रहे हैं उनमें थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है। एकमात्र कॉस्पी है जो 1% ऊपर है। बहुत एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में नहीं देखा है। बहुत छोटे रेंज में सोना चांदी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और कच्चे तेल को मामूली सा यूएस डेट सीलिंग को लेकर कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। सोने की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो $1960 है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में, उसमें हम एक्टिव ट्रेडिंग होता हुआ देख रहे हैं और जो लेवल्स आपके सामने हैं ये स्पॉट के आसपास के लेवल्स फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर सोना 2 महीने के लोस के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं। हालांकि उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपको लग रहा होगा कि आज हम मंगलवार की सुबह इस परिधान में क्यों हैं। इसलिए क्योंकि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि 30 मई आज से 200 साल पहले ऑलमोस्ट 1826 को जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो प्रकाशित हुआ था उदंड मार्तंड नाम से, जिसको समाचार सूर्य जिसका मतलब होता है। तो हम उसी प्रथा को आगे ले जाते हुए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस को मना रहे हैं। चलिए दीप, जरा बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है ग्लोबल मार्केट में और क्या एक्सपेक्ट किया जाए अब। सबसे बड़ी बात है कि कुछ नहीं हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि जैसा आप भी बता रही थी कल 2 मेजर मार्केट्स बंद थे और डेफिनेटली जब हम ग्लोबल एक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस वाले मार्केट है वो अमेरिकी बाजार है जो कल बंद थे। तो कुछ ऐसे बड़े संकेत वहां से निकल कर नहीं आए। अच्छी बात है कि कल भी पूरे दिन हमने देखा अमेरिकी फ्यूचर्स एक्टिव रहे। आज भी अगर आप देखें तो अमेरिकी फ्यूचर्स आपको हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत जरूर है बाजारों के लिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़े मिले जुले इस समय आपको ग्लोबल बाजार से संकेत आ रहे हैं। अच्छी बात है कि अगर अमेरिका बंद है तो फिर बाकी मार्केट्स पर थोड़ा फोकस उस दिन ज़्यादा बढ़कर आता है। तो जापान के बाजार फॉर इंस्टेंस ले लीजिए, कल हमने यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देखी थी बट आज सुस्ती आ रही है। बट कल के ट्रेडिंग सेशन जो जापान में है उसमें एक बड़ी बात हुई है, 1990 के बाद का हाईएस्ट लेवल कल इंट्राडे में हमने जापानीज बाजार को छूते हुए देखा, यानी कि 33 साल की ऊंचाई पर जापानीज बाजार आपको इस समय दिख रहे हैं। तो ये कल एक बड़ा एक्शन जरूर वहां पर होते हुए दिखा था। कोरिया के बाजार में भी लंबा वीकेंड था, उसके बाद आज खुले तो वहां पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन है। ये हफ्ता कोरिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा क्यूज आने वाले हैं, तो वहां से थोड़ा एक्शन मिल सकता है। चीन और हांगकांग पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि कल हांगकांग के बाजार में हमने लगातार 5वें दिन गिरावट आती हुई देखी थी। ट्रेड डेटा इनका थोड़ा सुस्त आया था। आज कैसा रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन के बाजार ऑलमोस्ट बेयर मार्केट टेरिटरी में आपको आते हुए दिखे हैं। ये एक इग्नोर्ड चीज रही है पिछले कुछ दिनों से, बट चीन के बाजारों में लगातार प्रेशर दिख रहा है। तो आज देखते हैं वहां पर कैसा आपको ट्रेंड मिलता है। तो थोड़े एशियन मार्केट्स पर भी हमारा फोकस गया है कल, क्योंकि यूएस बंद था। इसके अलावा यूरोप यूके में तो के बाजार बंद थे, बट फ्रांस और जर्मनी में एक्शन था, थोड़े और मार्केट्स में एक्शन था। थोड़ा मिला जुला कारोबार ही यूरोप के बाजारों से रहा है। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है यूरोप का, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है जिस पर वहां के बाजार का फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स आज के एक्शन की बात करें तो एक तो लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे, वहां पर रहेगी नजर। दूसरा, डेट डील की जो कुछ और डिटेल्स हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि कल इस पर वोटिंग संभव है। यूएस की कांग्रेस में कल इस पर वोट हो सकता है, उसके बाद सेनेट पर यह बिल जाएगा और उसके बाद इसे सहमति मिल जाएगी। बाजार इच्छुक हैं कि कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए इस कर्ज डील के बिल को पास करने के लिए। हालांकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टीज के कुछ सदस्यों ने नाखुशी जताई है, कह रहे हैं कि बहुत सारे कंसेशंस आपने दे दिए या फिर कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो आवाजें थोड़ी वैसे आ रही हैं, बट एक्सपेक्टेशन बाजार की यह है कि जब इसको फाइनली वोटिंग के लिए डाला जाएगा तो यूएस कांग्रेस और यूएस सेनेट में कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। तो उस इच्छा के साथ ही बाजार आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार जैसे आपने कहा ज्यादातर दायरे का ही ट्रेड होते हुए दिखा है। थोड़ा दबाव हमने आते हुए देखा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत है, अभी भी 104 के ऊपर आपको कायम होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में हल्की बढ़त जरूर हमने देखी है। कर सीमा के बाद हमने एक ऑप्टिमिज्म आते हुए देखा था कमोडिटी बाजार में, वो रहा है। हालांकि कल यूएस के वॉल्यूम्स मिसिंग थे। इसके साथ ही हमने देखा है कि सोना और चांदी लगातार प्रेशर बना हुआ है, अभी भी वो प्रेशर आपको दिख रहा है। कल एलएमई तो बंद था क्योंकि यूके के बाजार बंद थे, बट शंघाई में हमने बेस मेटल्स में थोड़ा
थोड़ा एक्शन देखा, स्पेशली जिंक और कॉपर जहां पर 2 से 2.5% की तेजी आती हुई दिखी, तो उसका भी एक रिएक्शन आ सकता है। हालांकि कल हमारे बाजार में मेटल स्टॉक्स एक्टिव आपको दिख ही रहे थे। तो ओवरऑल नेहा अच्छे संकेत आ रहे हैं यूएस डेट सील के डील के बाद। ऑफ कोर्स वीकेंड के बाद आज कैसे बाजार रिएक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बट अभी तक कोई ऐसी चिंता या परेशानी वाली बात निकल कर आ नहीं रही है। चलिए, सो नो बैड न्यूज इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो कल एक धमाकेदार प्रदर्शन दिखाया था वो आज भी जारी रहेगा। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिली है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 855 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है वो सामने रखी है। अब हमारे मार्केट्स में किस तरह का ट्रेडिंग ट्रेंड देखने को मिल सकता है, आपको क्या रणनीति अपनानी है, जिस तरह की स्ट्रेंथ बाजार ने पकड़ी है, क्या ये मोमेंटम रहेगा जारी? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, धमाकेदार प्रदर्शन दिखा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज हमने बनाए हैं। क्या लगता है सर, ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा या थोड़ा सा सतर्क आज रहने की जरूरत है? क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसे संकेत है नहीं जिससे ये लगे कि भारतीय बाजारों की तेजी पर थोड़ा कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लगने वाला है। अब बढ़ने की रफ्तार भले ही थोड़ी बहुत धीमी पड़ सकती है, और वो भी इसलिए कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कल तो अमेरिका और इंग्लैंड के बाजार बंद थे, तो ज्यादा संकेत वहां से है नहीं। बाकी जो बाजार है मिले जुले हैं और थोड़ा सा तेजी की तरफ से रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में अपने तकनीकी लेवल के लिहाज से देखें तो बहुत ही मजबूत है। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, निफ्टी भी अपने हाई से बहुत नजदीक है। तो ऐसे में मजबूत तो है और सपोर्ट धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि एफआईज और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से बढ़िया खरीदारी के आंकड़े लगातार आते हुए दिख रहे हैं, जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। और नतीजों के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा खास डिस्टर्बेंस या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इन सब के चलते धीमे धीमे हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो है 18,450 18,500। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी का बढ़िया मौका मिलेगा, और 18,650 18,725 तक एक बार जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 44,025 44,150 अब ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा दिन के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 44,475 से लेकर 44,600 की रेंज वो होगी जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो अगर सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और नहीं तो फिर दिन के दौरान एक डिप का इंतजार करें, और जब भी पहले सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आते दिखे वहीं पर खरीदारी करने के मौके होंगे। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली स्ट्रेंथ को लेकर, मजबूती को लेकर किसी तरह की अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। भले ही थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी आपको मिलेगा, और सपोर्ट लेवल्स के पास मिले तो सर तो कह ही रहे हैं कि वहां पर आपको खरीदारी से चूकना नहीं चाहिए। निफ्टी 18,450 से 500 सहारा देने वाली बैंड होगी, और ऊपर 18,650 725 ये एक रेजिस्टेंस या ऊपरी रेंज आज निफ्टी के लिए साबित हो सकती है। बैंक निफ्टी 44,025 44,150 ये अब नई सपोर्ट रेंज बन के उभरी है, और कोशिश होगी बैंक निफ्टी की और ऊपर उठने की। 44,475 600 तक का जो बैंड है वो छूता हुआ बैंक निफ्टी आज दिखाई दे सकता है। ये खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन है, मार्च तिमाही के नतीजे अब भी आ रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कि कौन से नंबर्स कल निकल कर आए हैं और रहे कैसे हैं? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो नतीजों में सबसे पहले IRCTC, यहाँ पर अगर आप देखें तो आय लगभग 40% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको कट दिखेगा क्योंकि 40.3% से गिरकर मार्जिन्स जो आए वो 33.6% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप देखें क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग का ओवरऑल रेवेन्यू में जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ दिखा है, इसी के चलते आपको मार्जिन्स में दबाव आता हुआ दिखा है। RVNL नतीजे आपको ओवरऑल कमजोर दिख रहे हैं, हालांकि आय अगर आप देखें ओवरऑल 11% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में अगर आप देखें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, तो अगर आप यूँ देखें तो थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं, और मुनाफा भी अगर आप देखें तो 5% के आसपास गिर कर आता हुआ दिखा है। NBCC आय लगभग 14% बढ़ी है, मार्जिन्स जो हैं वो 3% से बढ़कर 3.7% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी लगभग 207% के आसपास के आपको जो है बड़ा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। NHPC यहाँ पर आय लगभग 21% के आसपास बढ़ी है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 31% से बढ़कर 44% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी लगभग 38% के आसपास की जो है बढ़त आती हुई दिखी है।
आइजैक हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 28% बढ़ी है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 6.7% से बढ़कर 8% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी का मुनाफे में भी काफ़ी बड़ी बढ़त देखी गई है। 38 करोड़ का जो मुनाफा था वो 86 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। सुबह की बात करें तो नतीजे आपको आय लगभग 70% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में आपको थोड़ा कट है। यहाँ पे जो 10.9% के मार्जिन्स थे वो गिरकर 9.6% पर आते हुए दिखे। और मुनाफा हालांकि काफ़ी अच्छा बढ़कर आया है, 14 करोड़ से बढ़कर लगभग 49 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, आय लगभग 13% बढ़ी है। मार्जिन्स में यहाँ पर भी कट है, 25.3% से गिरकर मार्जिन जो है 19.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा लगभग फ्लैट रहा है, लगभग 1.5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। नेशनल फर्टिलाइजर, रेवेन्यू आय जो है 41% के आसपास जो है बढ़कर आई है। और जो कामकाजी की जो घाटा है वहाँ पर वो बढ़त होती हुई दिखी है। 181 करोड़ का जो घाटा था वो बढ़कर अब 331 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अंत में जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो आय लगभग 10% के आसपास बढ़ी है, पर मार्जिन्स में गिरावट यहाँ पर भी है। 16% से गिरकर मार्जिन्स जो है वो 13% के आसपास आते हुए दिखे। चलिए, तो ये सारे जितने नंबर्स आए इस पर तो मार्केट रिएक्ट करेगा और कमाई का बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। लेकिन बताइए अरमान, और भी कोई नंबर्स आएंगे? ट्रिगर्स कहाँ है जहां नजर रखनी है, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? जी बिल्कुल, कुछ नतीजे हैं जिसमें अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, अडानी पोर्ट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे आपको। एफएडओ के हिसाब से टोरेंट फार्मा के वहाँ पर आपको नतीजे आएंगे। और उन्हीं के साथ साथ अगर आप देखिए बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर जो है वहाँ पर भी विचार किया जाएगा। बालमेर लोरी यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और बोनस इशू दोनों पर जो है विचार करेंगे। एक्सडेट आईटीसी में डिविडेंड 9.5 का, और वेदांता जहाँ पे डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है 18.5 का। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, एनटीपीसी, आइनॉक्स विंड और दूसरी जो हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपनियां हैं वहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, ग्रीन अमोनियम प्रोजेक्ट्स और ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स पर जो ट्रांसमिशन फीस है वो नहीं लगेगी। और ये अगले 25 साल के लिए जो है नहीं लगेगी ये ट्रांसमिशन फीस। तो इन सारी कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। आदित्य बिरला कैपिटल प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए फंड जुटाने पर 1 जून को बोर्ड बैठक पर विचार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। राउट मोबाइल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती हुई दिखी है। व्हाट्सएप पर जीएससीसी के नतीजे उपलब्ध कराने के लिए गुजरात इन्फो पेट्रो के साथ उन्होंने करार किया है। विद्यार्थी अब अपना जो एग्जाम सीट के नंबर्स से आसानी से जो है नतीजे एक्सेस कर सकेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहाँ पर अधिकतम 200 करोड़ तक जो है फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अगर आप बल्क डील्स की बात करें अंत में, तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 37 लाख शेयर्स, लगभग 3.51% के आसपास जो इक्विटी होती है वो 1406 के आसपास के भाव पर बेचे हैं। और अगर आप देखें तो थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने जो है लगभग 8.82 लाख जो शेयर्स खरीदे हैं। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। किन शेयरों में, सेक्टर्स पे आपको करना है फोकस, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 5 पैसा के रुचिर जैन जुड़ चुके हैं। रुचिर जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हमने देखा ओवरऑल मार्केट, कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। मेटल्स का प्रदर्शन खासतौर पर बहुत अच्छा रहा है, तो मेटल्स में आज कुछ पसंद आ रहा है? कहीं फोकस आपका खासतौर पर रहने वाला है? जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस नेहा जी, इनफैक्ट मेरे जो 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है आज, उसमें से एक स्टॉक मेटल स्पेस में से ही है, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। क्योंकि ये स्टॉक में देखिए तो पिछले कुछ दिनों में जब ओवरऑल मेटल स्पेस थोड़े करेक्टिव फेज में थे, तो ये एक टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक ने दिखाया। और जो इसके रेजिस्टेंस थे 83, 84, वो सब ये लेवल्स ये स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में लास्ट 2 दिन में क्रॉस किए। तो नाल्को मेरे हिसाब से विद इन द मेटल स्पेस आपको शॉर्ट टर्म में और इवन आज की ट्रेडिंग सेशन में अच्छे रिटर्न्स देने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे 84 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में खरीदारी करें। 90 तक के टारगेट एटलीस्ट एक्सपेक्ट करें, और पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में 93 के रहेंगे। ओके, तो नाल्को पर रखिए फोकस। मेटल स्पेस की कंपनी, 84 का स्टॉप लॉस, 90 छोटी अवधि में, और थोड़ा आगे रुकेंगे तो 93 तक का भी टारगेट नाल्को में दिख सकता है। अच्छा, आईआरसीटीसी ने कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स पेश किए हैं, मार्जिन पर प्रेशर पड़ता हुआ दिखा है। आज क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? तो नेहा जी, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर नेगेटिव्स है ये स्टॉक में फैक्टर इन हो चुके हैं। काफी अंडर परफॉर्मेंस हमने स्टॉक में देखा है, प्राइस वाइज करेक्टिव फेज ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन ये स्टॉक पे रहना चाहिए रिजल्ट्स के बेस पे। अगर इनकेस कोई
स्टार्ट ऑफ द डे में कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो लोअर लेवल्स पे मेरे ख्याल से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देख सकते हैं। 650 के आसपास रेजिस्टेंस है, एक बार ये 650 का लेवल क्रॉस हो जाता है फिर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक में दिखेगा और नीचे 630 के आसपास स्टॉक में सपोज प्लेस है। तो ज्यादा डिपेंड करेगा ओपनिंग कैसा होता है उसके ऊपर रणनीति बनाए, बट ये ज्यादा नेगेटिव स्टॉक नहीं लग रहा है तो इनकेस कुछ डिक्लाइन मिल जाता है तो डिक्लाइन पे स्टॉक में आई थिंक अभी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, डिक्लाइंस पे कर सकते हैं खरीदारी, लेकिन वॉच करना होगा 650 का रेजिस्टेंस। अच्छा, आरवीएनएल कुछ कमजोर सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, क्या सलाह होगी आरवीएनएल में गिवन द फैक्ट कि ये स्टॉक और ये जो पूरा सेक्टर है उसका प्रदर्शन पीछे बहुत अच्छा रहा है? जी, स्टॉक्स वाइज देखिए तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस और अच्छे वॉल्यूम्स हमने रेलवे स्टॉक्स में आते हुए देखा है। हो सकता है कि रिजल्ट्स का रिएक्शन टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो मेरे ख्याल से अगर कुछ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से किसी के पास स्टॉक हो तो उनको स्टॉप लॉसेस जरूर रखने चाहिए। स्टॉक में 111 का अच्छा सपोर्ट है, 111 का लेवल होल्ड है, तब तक स्टॉक में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो 111 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। विद इन दिस स्पेस इरकॉन इंटरनेशनल आई थिंक ये भी एक अच्छा पिक रह सकता है जो ओवर मीडियम टर्म अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दे सकता है। तो सेक्टर पर व्यू पॉजिटिव है, इरकॉन लेकिन ज्यादा प्रिफर्ड पिक रहेगा। और आरवीएनएल में 111 का स्टॉप लॉस टारगेट आप ऊपर फिर कैसा देख रहे हैं? जी, ऊपर 121 122 के रेंज तक के हायर लेवल्स पे आपको आने वाले समय में देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही हमने देखा कल एनबीसीसी का, एनएचपीसी का, ये कुछ स्टॉक्स रहे जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, नंबर्स जैसे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, इन दोनों में से कुछ पसंद आ रहा है? आई थिंक पीएसयू स्पेस में मोर एक स्टॉक पे अप्रोच रखेंगे तो आपको आज से भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एनबीसीसी काफी समय से एक रेंज में रहा है जिसमें 44 काफी क्रूशियल हर्डल है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों में से एनबीसीसी पे फोकस रखूंगा, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। 44 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बाद में ये स्टॉक पे खरीदारी करें, उसके बाद 52 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें और 40 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, चलिए, तो एनबीसीसी एनएचपीसी में से प्रेफर्ड बेट यहाँ पर एनबीसीसी लग रही है। 44 के लेवल को यहाँ पर टारगेट करके फोकस पे रख के चलना है। 52 का टारगेट ऐसी स्थिति में और 40 तक का स्टॉप लॉस आपको बनाना है। अच्छा, अब आपने कहा कि नाल्को आपकी वन ऑफ द प्रेफर्ड बेट्स है, दूसरी पिक कहाँ से आएगी? आज के लिए दूसरी पिक फार्मास्यूटिकल स्पेस में से सिप्ला पे रहेगी। काफी करेक्शन हम ये स्टॉक में देख चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन का जो हाई था वो कल के सेशन में ये स्टॉक का ब्रेक होते हुए नजर आया था। तो ऑल्दो एक रिलेटिव पुलबैक मूव रहेगा, दूसरे फार्मा स्पेस के स्टॉक से कैचअप मूव देख सकते हैं, लेकिन आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 940 के स्टॉप लॉस रखे, 980 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, तो आज रुचित जी को वैसे तो बहुत स्टॉक्स पर बातचीत हुई है, लेकिन नाल्को और सिप्ला खासतौर पे पसंद आ रहे हैं। नाल्को में 90-93 तक का टारगेट है और सिप्ला में 980 का टारगेट देख रहे हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 940 का लगाना है। धन्यवाद रुचि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। छोटे दायरे का ट्रेड है, थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है। यूएस डेट सीलिंग के पारित होने को, वो डील को पारित होने को लेकर एक मोमेंटम अच्छा बना है। हमारे मार्केट्स में भी 6000 के ऊपर ही बंद हुआ है। आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखा जाए तो सबसे पहले तो यूएस डेट सीलिंग का कुछ कंसर्न पहले से बना हुआ है, बट वी थिंक के ऑलरेडी चीजें डिस्काउंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई नई चीज है तो आगे जाके रिजॉल्व तो डेफिनेटली होना ही है, बट इम्पोर्टेंट रहेगा उसकी इम्पैक्ट कैसे मार्केट लेता है। राइट नाउ 104 के करीब डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते, बिकॉज 2-3 सेशन में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में हाई लेवल पे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरे कमोडिटी पैक के अंदर एक पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर कच्चे तेल की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन जो रिसेंटली हमने सऊदी और रशिया के बीच में बनते हुए देखा है ओपेक मीटिंग से पहले। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइजेस एक पॉजिटिवली ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। कल काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, थोड़ा पुल बैक अगर 5980 के करीब आता है वहां पे लेके चलिए। 5880 का स्टॉप लॉस रखिए। 6080 से लेकर 6150 तक के लेवल हम देख पाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा ऐसी स्थिति में? 5880 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, 6150 का टारगेट रहेगा। ओके, बहुत छोटे दायरे में सुस्त सा कारोबार सोने में हो रहा है, क्या किया जाए आज? डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कल यूएस मार्केट हॉलिडे पे था, जिसकी वजह से कोई मेजर मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगेन डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से हाई लेवल्स पे दबाव है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। नो डाउट इंटरनेशनल में अभी भी हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस 1952 के ऊपर, 1952 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट इन ऑल डॉलर की गिरावट के चलते आई थिंक प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट
जो 31.4 ट्रिलियन का डेट सीलिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा 1 जनवरी 2025 तक, जिसके बाद मुझे लगता है कि गोल्ड को एक वापस एक सपोर्ट मिलेगा। तो आज के सेशन में गोल्ड के लिए ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, जहां पे बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाना चाहिए। 59,200 पे गोल्ड को बाय कीजिए, 59,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 59,550 का पहला टारगेट रहेगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 70,500 पे बाय करना चाहिए, 69,800 के स्टॉप लॉस से 71,400 के टारगेट हम चांदी में लेके चल सकते हैं। ओके, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे चांदी का केडिया जी? 69,800 का स्टॉप लॉस चांदी के लिए रहेगा। ऑलराइट, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस कमोडिटी में कहां आज कमाई के मौके दिख सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना, चांदी, सब में आपको एक छोटे दायरे का ट्रेड तो दिखेगा, लेकिन खरीदारी का मौका डेफिनेटली होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर आज किन स्टॉक सेक्टर्स पर है, पूरी रिसर्च, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए। देखिए, बिल्कुल रिसर्च पूरी है पर रिपोर्ट्स थोड़ी कुछ ही हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें नोमुरा की, यहाँ पर रिपोर्ट आती हुई देखिए इप्का लैबोरेटरीज पर, जहाँ पर वो जो न्यूट्रल का स्टैंड है उसे मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट जो रख रहे हैं 911 का रख रहे हैं। हालांकि अगर आप मौजूदा भाव देख लेंगे 690 का है। सिटी की शोभा पर रिपोर्ट है, वो मेंटेन कर रहे हैं बाई को, पर टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 896 से घटाकर 742 का कर रहे हैं। वहीं जेफरीज जो है वो भी शोभा पर जो मेंटेन कर रहे हैं बाई को, पर टारगेट वो भी घटा रहे हैं, 750 से अगर आप घटा के लगभग 683 के आसपास का कर रहे हैं। और अंत में मॉर्गन स्टैनली, उनके टोरेंट पावर पर जो रिपोर्ट है मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट को, और जो टारगेट है वो 510 का कर रखे हैं। और अगर मौजूदा भाव देखें तो उससे अभी भी नीचे है, 555 का मौजूदा भाव है। वो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर में ये चुनिंदा स्टॉक्स हैं और आपको भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि एक्शन यहाँ भरपूर दिखेगा। आपको बता दें, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार के मंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। अनक्लेम्ड एसेट के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म पर जी बिजनेस के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म आने में समय लगेगा, लेकिन फिर भी सरकार रेगुलेटर्स के जरिए ऐसी मुहिम लेकर आती रहेगी। मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूं, कोई भी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो या शेयर रख रहे हो या आपके प्रॉपर्टी कोई लॉकर में हो, आपका नॉमिनी का नाम स्पष्ट डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है। उसको क्लियर करने के लिए सालों तक चलता है। मैं उसका आई एम टॉकिंग विद ऑल द कंसर्न्ड regulators and asking them to have special drive and campaign done so that these monies can reach the people who lawfully should get it. चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को करते हैं यही रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।